नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं पंजाब की खबर से, जहां कांग्रेस में फिर से बगावत का इशारा दिखाई दे रहा है। बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग की है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट। पंजाब के 31 विधायकों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। ये विपक्ष के नहीं, कांग्रेस के ही विधायक हैं और इनमें 4 मंत्री भी हैं। ये कांग्रेस विधायकों की कुल संख्या का 40% है। वो एक मंत्री के घर मिले और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की मांग की। कहा कि उनमें उनको भरोसा नहीं रहा है और उन्होंने वादे पूरे नहीं किए हैं, जैसे एक विवादास्पद बिजली खरीद समझौता रद्द करने की बात थी। साथ ही गुरु ग्रंथ साहब के अपमान में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सब उनके विरोधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी लोग हैं। कुछ ही महीने में राज्य में चुनाव भी हैं। मेरी राय है, सबकी राय ये सब कुछ सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। तो सर कौन होगा सीएम? सोनिया गांधी साहब मिलने जा रहे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिविर से खबर आई कि उन्होंने आला कमान से संपर्क किया था। वो 4 कुछ भी कहते रहे। अगर 4 कैबिनेट मंत्री ये बैठक कर सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आला कमान को हालात की जानकारी दी गई है। आने वाले दिनों में और विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री ने सिद्धू के 2 सलाहकारों की उनके विवादित बयानों के लिए आलोचना की थी। मंगलवार को वो गन्ना किसानों से मिले। मुख्यमंत्री ने एसएपी यानी राज्य द्वारा मंजूर कीमत बढ़ा दी और किसानों ने अपना सड़क और रेल जाम हटा लिया। लेकिन कैप्टन और सिद्धू की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जबकि खुद गांधी परिवार सबको बुलाकर बात कर चुका है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो कैप्टन और सिद्धू की जंग अभी भी जारी है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में अंदरूनी लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। पहले राजस्थान, उसके बाद पंजाब और अब छत्तीसगढ़ में असंतोष के सुर बुलंद हो रहे हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो सरकार गठन के समय हुए 2.5 साल के समझौते का भी दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव मंगलवार को राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। करीब 3 घंटे मुलाकात चली। सूत्रों के मुताबिक मुद्दा वही, सत्ता में बराबर हिस्सेदारी का। भूपेश बघेल 2018 में कांग्रेस की भारी जीत के बाद से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि 5 साल में आधे समय बघेल मुख्यमंत्री रहें और आधे समय टीएस सिंहदेव। बघेल का 2.5 साल पूरा हो चुका है, इसलिए टीएस सिंहदेव ने दबाव बढ़ा दिया है। दोनों के बीच रसाकशी इस कदर बढ़ चुकी है कि सुलह के लिए दोनों को दिल्ली तलब करना पड़ा। हालांकि मुलाकात के बाद कांग्रेस ने इस बात से इनकार कर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार के नेतृत्व के मुद्दे पर कोई चर्चा हुई। कौन क्या बनना चाहता है, किसी तरह की चर्चा इस मीटिंग में तो नहीं हुई। अच्छा, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी लंबी मीटिंग राहुल गांधी के घर पे राहुल गांधी के साथ करनी पड़ी? मीटिंग तो होती रहती है। बघेल और देव खेमे के बीच वर्चस्व की लड़ाई कभी छुपी नहीं रही। टीएस सिंहदेव खेमे के सूत्र ये दावा करते हैं कि सरकार बनने के वक्त 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला तय हुआ था, जबकि बघेल का खेमा इससे साफ इनकार करता है। बघेल खेमे के मुताबिक इस तरह का फॉर्मूला गठबंधन वाले राज्यों में होता है, न कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार में। दोनों ही पक्ष सब कुछ अब हाईकमान पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। सूत्र बताते हैं कि नेतृत्व का मुद्दा सुलझाने के लिए अभी आगे भी ऐसी कुछ बैठकें होंगी। कांग्रेस बेशक किसी तरह के विवाद की बात से इनकार कर रही हो, लेकिन ये जगजाहिर है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। पंजाब और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ वो तीसरा ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सत्ता है और जहां आपसी खींचतान जोरों पर है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक और राज्य में एक नई चुनौती इंतजार कर रही है। देखना है कि हाईकमान इसका समाधान किस तरह से निकालता है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 आपराधिक केस वापस ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर इसकी जानकारी दी गई। इन मामलों में ज्यादातर आजीवन कारावास की सजा
ज्यादातर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी। सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल को लेकर एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल की है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में चूड़ी बेचने वाले एक मुस्लिम शख्स को कथित तौर पर मजहब की वजह से पीटा गया, लेकिन सोमवार शाम उसके भी खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उस पर पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़ और 420 समेत 9 धाराओं में मामले दर्ज किए गए। वहीं मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि अराजकता और हिंदू विरोधी घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि उनके खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन का कोई मामला यहां पर दर्ज नहीं हुआ। रविवार को कथित तौर पर 25 साल के तस्लीम को भीड़ तंत्र का न्याय सहना पड़ा, लेकिन 28 घंटे बाद पिटाई का पीड़ित 6वीं में पढ़ने वाली बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी और बहरूपिया बन गया। शिकायतकर्ता के घर से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर उसे पीटा गया। नाबालिग ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके घर एक चूड़ी बेचने वाला लड़का आया, नाम पूछने पर अपना नाम गोलू पिता मोहन सिंह बताया और अधजला वोटर आईडी कार्ड दिखाया। मेरी माँ पैसे लेने अंदर गई तो मेरा हाथ बुरी नियत से पकड़कर सहलाने लगा। मैं चिल्लाई तो आसपास रहने वाले भैया और माँ अंदर से आ गए तो वो गुस्से में धमकी देकर भागने लगा। आसपास के भैया लोगों ने उसका पीछा कर पकड़ा, फिर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। मैं लोक लाज के कारण कल रिपोर्ट करने नहीं आई। यहाँ पे माल घोंस लिया, मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद तस्लीम पर आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 467, 468, 471, 420, 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी के अलावा छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। मैं अंदर ही बैठा था, उधर से थोड़ा आया कोई और यहाँ आने के बाद में बैठा हुआ ठीक हुई और थोड़ा आवाज आने लगी मेरे को। मैं निकल के एकदम बाहर आया तो देखा तो फिर वो मारपीट चल रही थी। तो फिर बता रहे थे बोले कि वहाँ कोई चूड़ी उड़ी पहनाने के उसमें किसी के साथ में बदतमीजी करी होगी या पकड़ा पकड़ी करी होगी, वो वाली बात थी। तो उसको सब मारने लगे। तो उसका बैग भी खोल खाल के देखा था, ठीक करी उन लोगों ने। तो उसमें 2 आईडी निकली उसमें। आईडी वैसे मैंने पढ़ी अड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ निकली बैग में से तो 2 आईडी थी। काउंटर केस बना के इस केस को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने जिसकी लिंचिंग हुई है, जिसको मारा है बीजेपी के गुंडों ने, उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट की सेक्शन 3 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है। मुझे लगता है ये संवैधानिक प्रक्रिया का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी वायलेशन है। मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश शासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है और इस केस को जो कि एक बहुत सीरियस ऑफेंस था, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बता दूं कि हालांकि सरकार का सारा ध्यान 3 आईडी कार्ड और छेड़छाड़ पर केंद्रित लगा। जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, या किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, ना बेअमनस फैलाने दिया जाएगा। इस बीच इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में रीगल चौराहे पर सुबह 9 बजे से ही जुट गए। 150 पुलिस अफसरों की टीम जगह जगह तैनात थी। ड्रोन से भी भीड़ की निगरानी की गई। घटनाएं जो भी हैं इन पे अंकुश लगाया जाए। लव जिहाद, लैंड जिहाद की जो घटनाएं शहर में बढ़ रही है, इन पे भी अंकुश लगाया जाए। तो उन्होंने बंदी उठाए हैं, लगभग सभी पे ही वैधानिक कार्रवाई की गई है और हमारा सभी से अनुरोध है कि शहर की शांति बनाए रखें और जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो सुनिश्चित करने में सभी का सहयोग आवश्यक है। हालांकि रविवार रात इंदौर में थाने का घेराव करने वाले लोगों के खिलाफ तो मामला दर्ज हो गया, लेकिन मंगलवार को शहर की सड़क घेरने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तस्लीम के खिलाफ सोमवार शाम को ही मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन 24 घंटे बाद भी उसे अदालत में पेश नहीं किया गया। तस्लीम के वकीलों ने बताया कि उन्हें पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से उसे पेश नहीं किया गया, उसे अगले दिन पेश किया जाएगा। एक और बात, जब गृह मंत्री के स्तर से ही आरोपी को अपराधी घोषित कर दिया जाए तो फिर महकमा किस तरह की दलीलें देगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। इंदौर से अपने सहयोगी हेमंत शर्मा और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आपको पुणे के एक घर में लिए चलते हैं। यहाँ पर रहने वाली महिला के एक छोटे से फ्लैट में
तोतों की बहार रहती है और ये तोते पिंजरों में नहीं रहते बल्कि खुले आसमान में उड़ते हैं। बस खाने पीने के लिए राधिका सोनावणे के इस घर में वो खींचे चले आते हैं। कम से कम 30 तोते इनके घर में आकर इनकी मेहमान नवाजी का मजा लेते हैं। वैसे तो राधिका फाइनेंस के पेशे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पर्यावरण से इनका लगाव काबिले तारीफ है।